यूपीएससी में अगर आपको तुक्का मारने की कला नहीं आती है तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अधिकांश अभ्यर्थी जो तुक्का मारने में माहिर होते हैं वही प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और फिर मेंस लिखते हैं। और कुछ गिने चुने अभ्यर्थी ही ऐसे होते हैं जिन्हें तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर यूपीएससी की बात की जाए तो 100 में से 90 लोग तुक्का मार के ही पास होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस 90 में शामिल कैसे हो सकते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। और यह तुक्का मारने की कला सिर्फ यूपीएससी में नहीं बल्कि आप पीसीएस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज फ्रीक्वेंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से तुक्का मारने की जो गुणवत्ता होती है और सटीकता होती है वह बहुत ही बढ़ जाती है। हम लोग फ्रीक्वेंसी टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एफटी लिखने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग जब फ्रीक्वेंसी टेस्ट चेक करते हैं तो प्रश्न को बिल्कुल नहीं देखते हैं क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। पहला जो बात हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन तक ही संख्या दी गई है। तो हम लोग 3 तक यहाँ पर पहले मार्क कर लेंगे, 1, 2 एंड 3। उसके बाद हम लोग यह गिनते हैं कि एक कितनी बार रिपीट हुई है ऑप्शंस में। तो चलिए गिनते हैं। यहाँ पर एक बार आई है, 2 में नहीं आई है, यहाँ पर भी एक नहीं है, यहाँ पर भी एक नहीं है। तो एक की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि कितना बार एक रिपीट किया गया है तो वह है एक बार। अब 2 के लिए भी सेम काउंट करेंगे। तो पहले ऑप्शन में एक बार 2 रिपीट किया गया है, फिर यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी 3। तो 3 बार ये आ चुका है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब नेक्स्ट यही काउंटिंग हम लोग 3 के लिए भी करेंगे। तो इसमें तो 3 आया नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक बार रिपीट हुआ है, इसमें एक बार रिपीट हुआ है। तो कुल मिला के इसमें हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। अब हम लोगों के पास सबकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। यहाँ पर अधिकतम फ्रीक्वेंसी किसकी है यही चेक करते हैं। तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी 3 है जो कि नंबर 2 का है। तो केवल और केवल 2 आंसर ही सही होगा, यानी कि केवल 2 जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। तो इसमें केवल 2 बी में है तो बी हमारा आंसर होगा। हम लोगों ने बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पढ़ा और फ्रीक्वेंसी टेस्ट के आधार पर इसका आंसर दिया है। अब चलिए थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दे लेते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो हमने किया उसके आधार पर सही आंसर आया है या नहीं। प्रश्न है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। तो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है। चित्रबालक सारस प्रजाति की प्राणी है जो कि जल में रहती है। और अगर यह जल में रहती है तो घास में चलने की तो बात ही छोड़िए, और ये हिमालय क्षेत्र में रह रही है। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि यह जलचर पक्षी है। दूसरा, साधारण मैना। हम लोग जो जनरली भारत में देखते हैं साधारण मैना भैंसों के पीठ में बैठ जाती है, उसे छेड़ती है। तो डेफिनेटली 2 तो सही है ही। और तीसरा देखते हैं, काली गर्दन वाला सारस। सारस जो पक्षी है यह आर्द्र भूमियों में पाई जाती है, खासतौर से तिब्बत के क्षेत्र में और हिमालय के क्षेत्र में। और इसीलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा क्योंकि यह आर्द्र भूमियों में पाई जाती है, ना कि घास पारिस्थितिकी तंत्र में। तो इस तरह से तीसरा भी गलत हो गया। केवल और केवल 2 सही होगा जो कि हमने फ्रीक्वेंसी टेस्ट से भी निकाला था। अब चलिए हम लोग जानें कि आखिरकार फ्रीक्वेंसी टेस्ट काम कैसे करती है, आखिरकार इसकी साइकोलॉजी है क्या। तो एग्जामिनर चाहता है कि उसे टफ बना दिया जाए, और टफ बनाने के लिए क्या करता है कि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, ताकि और ऑप्शंस अगर क्लोज हो जाएंगे तो बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्लोज आंसर के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर मार के आ जाते हैं। अगर साइकोलॉजी इस तरह से है कि क्वेश्चन टफ बनाया गया है तो डेफिनेटली यह फ्रीक्वेंसी टेस्ट काम करता है। चलिए इस पर भी लागू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे डिसिमिलर है, लेकिन यहाँ पर लीजा 2 बार यूज हुआ है। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर चाह रहा था कि लीजा 2 बार यूज किया जाए और किसी को ये पता हो कि लीजा तो कम से कम है ही आंसर में, लेकिन उसे ये नहीं पता हो कि वह पाथ फाइंडर था या इवॉल्व्ड लीजा था। तो इससे कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए यह बनाया गया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन जब ये बना रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता हो, तो आप यह गेस तो कर ही सकते हैं कि अगर क्वेश्चन का ऑप्शन एट रैंडम नहीं डाला जा रहा है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है सी और डी ही होगा। और हम लोग यूपीएससी से यह उम्मीद करते हैं कि वह क्वेश्चन को डिफिकल्ट ही बनाता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने अब कम से कम इन थ्योरीज से यह तो पता कर लिया कि लीजा और इवॉल्व लीजा में ही कोई एक आंसर है, सी और डी में कोई एक आंसर होगा। अब चलिए थोड़ा इस फैक्ट को हम लोग वेरीफाई करते हैं। इसमें हम लोग एग्जैक्ट आंसर यहाँ नहीं पता कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेस्ट में कंप्लीटली तभी 100% वर्क करता है जब ऑप्शंस ज़्यादा डिफिकल्ट हो और काफ़ी सारे ऑप्शंस हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी टेस्ट का जो साइकोलॉजी है उसने यह तो बता दिया कि इसका आंसर सी या डी में से कोई एक होगा ही, और यह भी काफ़ी जो है क्लोज करने का तरीका है। अब हम लोग यह चेक करने वाले हैं कि क्या सी और डी में ही कोई एक आंसर है। क्वेश्चन क्या है, यह प्रयोग 3 ऐसे आंतरिक छानों को काम में लगाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे। तो 3 यहाँ पर अंतरिक्ष छान होंगे और समबाहु त्रिभुज की
आकृति में उड़ान भरने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर की लंबी और आनों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित है? तो वायेजर 2 तो पूरा एकदम सिंपल टर्म है कि अंतरिक्ष से बाहर की वस्तुओं के लिए अध्ययन करेगा, और यह केवल एक ऑब्जेक्ट है, एक सैटेलाइट है, तो यह तो आंसर होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, न्यू हॉरिजन्स मिशन, यह भी एक सैटेलाइट भेजा गया था जो प्लूटो और उसके ग्रहों के लिए किया गया है, तो इसमें भी एक ही सैटेलाइट है, तो यह तो होगा नहीं। लीजा पाथफाइंडर जो शब्द है, यह भी अभी जो ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं और जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो लीजा पाथफाइंडर भी आंसर इसका नहीं है। इवॉल्व्ड लीजा, जिसे ई लीसा भी कहा जाता है, यही वह आंसर है जिसके तहत इसका उपयोग 2035 तक इसका उपयोग किया जाने वाला है। एक ट्रायंगल के रूप में 3 सैटेलाइट भेजे जाएंगे, और इन तीनों सैटेलाइट में जो है इसका मेन काम होगा, यह भी ग्रेविटेशनल वेव ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन इसमें 3 सैटेलाइट होंगे, तो आंसर हमारा डी होगा। और हम लोगों ने कहा था कि सी और डी में कोई एक आंसर होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। अगर इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी टेस्ट और साइकोलॉजिकली खेल के माध्यम से क्लोज आ रहे हैं, तो यह तो बहुत ही बड़ी बढ़त है, और एग्जाम में यही तो होती है कि आप छोटा सा भी स्टेप ले रहे हैं आगे, तो आपको वो बढ़त दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, हम लोग डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी टेस्ट लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेस्ट एफ और टी, इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 1 से 3 तक दिया गया है, 1 2 3, आप भी बनाइए इसको। फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करते हैं, 1 किस में किस में आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1 का 3 हो गया। अगला 2 का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, तो इसमें तो है नहीं, 2 इसमें 1 बार 2 बार और इसमें 1 बार 3 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। नेक्स्ट हम लोग 3 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, तो 3 की फ्रीक्वेंसी इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 1 बार फिर इसमें 1 बार, तो 2 हो गई। तो कुल मिला के जो अधिकतम फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है, वह फ्रीक्वेंसी है हमारा 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 दोनों मिला के। तो ऑप्शन ऐसा है हमारा इसमें बी में, तो हमारा आंसर हो गया इसमें बी। अब चलिए इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि केवल हम लोग ऑप्शन से जो बनाए हैं क्या सही है। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचनाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु यह प्रॉपर्टीज है। मेगा फूड पार्क जो सरकार बना रही है, उसमें एक प्रॉपर्टी यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कराया जाएगा। दूसरा, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे पदार्थ, जो हमारी सब्जी और फल सड़ जा रहे हैं, उसी को घटाने के लिए और प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए ही यह लाया गया है। तीसरा देखते हैं, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु, तो सरकार इसमें कोई टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को मेगा फूड पार्क को नहीं दे रही है, केवल कुछ वित्त के रूप में पैसे दे रही है। तो कुल मिला के तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर हो गया 1 और 2, जो कि बी ही आंसर है, और फ्रीक्वेंसी टेस्ट से हमने इसे भी निकाला था। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फ्रीक्वेंसी टेस्ट यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं, 1 फिर 2 और फिर 3 तक यहाँ पर काउंटिंग गई है। तो सबसे पहले 1 कितनी बार आई है, तो 1 इसमें 1 इसमें, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर 2 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। 3 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो 3 की फ्रीक्वेंसी सी में 1 बार आया है, फिर डी में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो कुल मिला के सभी ऑप्शंस में 2-2 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर आ गए हैं एक तरह से, तो इसका सीधा निष्कर्ष यह निकल रहा है कि ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही होंगे, लेकिन इस तरह का ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो कुल मिला के अब इस फ्रीक्वेंसी टेस्ट का सीधा अर्थ ये है कि यहाँ पर यह फेल हो गया है, और इस तरह के प्रश्न अब यूपीएससी बनाना इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि उसे पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो 2016-17 तक के पेपर आ रहे थे, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को पता चल गया था कि इस फ्रीक्वेंसी टेस्ट के माध्यम से यूपीएससी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करती है, उसका हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी टेस्ट उतना ही आसान हो जाता था और सटीक हो जाता था फ्रीक्वेंसी टेस्ट के माध्यम से उसका जवाब देना। जब यूपीएससी को ये सब पता चल गया, तो उसने ऑप्शंस को ही बैलेंस्ड कर दिया। अब अभी भी इसका फ्रीक्वेंसी टेस्ट का यूज होता है। जब 2016-17 तक होता था, तो उसमें 10 में से 6 क्वेश्चन तक जो है इसका यूज हो जाता था। अब उसका फ्रीक्वेंसी घट के 3 से 4 के बीच रह गया है। लेकिन अगर आप नॉलेज और फ्रीक्वेंसी टेस्ट में बैलेंस्ड अप्रोच करें, तो यह अभी भी एक कारगर साबित होता है, तुक्का मारने में सबसे अधिक प्रभावशाली जो है एक प्रभाव छोड़ता है। तो आप अब जब फ्रीक्वेंसी टेस्ट का यूज करेंगे, तो आप नॉलेज को प्लस फ्रीक्वेंसी टेस्ट को दोनों को जोड़ के ही यूज करें। फ्रीक्वेंसी टेस्ट में अब फ्रीक्वेंसी टेस्ट को फेल तभी किया जा सकता है जब ऑप्शंस जो है एट रैंडम डालने लगे, ऑप्शंस रैंडम डालने लगे। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी टेस्ट यूज होगा ही, लेकिन अगर ऑप्शन ही रैंडम डालने लगा है, क्वेश्चन को जैसे मन तैसे ऑप्शंस को सेट किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी टेस्ट वहाँ पर फेल होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी टेस्ट प्लस नॉलेज के माध्यम से किसी भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, और मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी टेस्ट के बारे में बात कर ली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अन्य नुस्खों के साथ कि कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। नॉलेज के अतिरिक्त, नॉलेज तो एक भाग है ही, लेकिन नॉलेज के अतिरिक्त जो अन्य तरीके हैं जिसके माध्यम से
प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, उन्हीं तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे।